अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुर रहमान और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पायरेशन से मुतालिक है। रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप जो आता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रिब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन 4 स्टेप्स के बाद फिर आपके रिस्पायरेशन का एक हिस्सा एरोबिक रिस्पायरेशन कवर हो जाएगा और फिर फर्मेंटेशन या एनेरोबिक रिस्पायरेशन जो कि 2 हिस्सों पर डिवाइड होता है। आपको दोनों पढ़ेंगे आप। इसमें एक लैक्टेट फर्मेंटेशन या और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है एरोबिक रिस्पायरेशन की और एनारोबिक दोनों की। तो रिस्पायरेशन की पहली कड़ी है, उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे है। इसका मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये एक हेक्सोस को ट्रायोज में तब्दील करने का स्टेप है। यानी एक ग्लूकोज आता है और पायरुवेट एसिड बन जाता है, तो एक हेक्सोस को ट्राइओज के कन्वर्जन के स्टेप्स को हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ग्लाइकोलाइसिस मुख्तलिफ अंदाज में होता है। यूकैरियोट में जो ग्लाइकोलाइसिस जिस पाथवे से होता है उसे 3 साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया और उसको कहा गया एम्डन, मेयरहॉफ, परनास। तो ये 3 साइंटिस्ट की वजह से ईएमपी पाथवे, एम्डन, मेयरहॉफ, परनास पाथवे कहा गया। फिर प्रोकैरियोट में इसको पेंटोस फास्फेट पाथवे या ईडी पाथवे या इंटरनोडोरोफ पाथवे कहा जाता है। प्रोकैरियोट और इसमें फर्क ये है कि उसमें पायरुवेट प्रोकैरियोट में पेंटोज के जरिए ग्लूकोनेट के जरिए कन्वर्ट होकर सिर्फ 1 एटीपी यील्ड होता है। वो फिर कहानी फिर कभी सही। अभी जो ईएमपी पाथवे है, ये ईएमपी पाथवे क्या है? बेसिकली एक ग्लूकोज C6H12O6 2 एटीपी से की मदद से एक्टिवेट होकर 2 पायरुविक एसिड 4 एटीपीज और एक 2 NADH बना देता है। तो नेट जो हमारे पास है वो है 2 ATP और 2 NADH। अब NADH मेलेट शटल पाथवे या ये दूसरे तरीकों से कहाँ जाएगा, ये फिर उसमें देखते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये 10 स्टेप्स में होता है और इन 10 स्टेप्स को डिस्कवर करने में 100 इयर्स लगे। पहला जिसको हम 2 बड़े 5 स्टेप्स के 2 सेट्स बना सकते हैं। पहले सेट को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और दूसरे सेट को ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। अब प्रिपरेटरी फेज क्या है? प्रिपरेटरी फेज 5 स्टेप्स का एक सेट है जिसमें ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद और एटीपी की मदद से एक फास्फेट लेकर C6H12O6 से C6H13O9P बन जाता है और उसके छठे कार्बन पर एक फास्फेट लग जाता है और इसको पहला इसका जो सेट है इसका पहला स्टेप है प्रिपरेटरी फेज का। अब दूसरे में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है H6H13O9P C6H13O9P इसमें फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो ये इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करा देता है। अब दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट C6H13O9P इसकी आइसोमराइजेशन कर देता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा, उसके छठे कार्बन पर फास्फेट अटैच होगा, एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब एक और स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना देता है। अब
फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट कैसे होता है कि फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है C6H13O9P है, और ये स्टेप 3 में इस तरह होता है कि ATP अगेन इसके प्रिपरेशन में मदद देती है और इसको बिसफास्फेट बनाने में, यानी दोनों साइड्स पर इसके फास्फेट अटैच करने में एक एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसकी मदद करती है। तो अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट एंजाइम C6H14O12P2 अगेन एक फास्फेट ऐड हो गया, तो उसके 3 फास्फेट्स और उसके सारे चीजें ऐड हो गई। तो ये C6H14O12P2 फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का फार्मूला है और एल्डोलेज एंजाइम है। अब ये टूटकर एक साइड पर पीगैल बनाएगा और दूसरे साइड पर DAP बनाएगा। अब DAP डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट एक कीटोन शुगर है जो कि इतनी यूज नहीं होती, और पीगैल मुसलसल, चूंकि पीगैल इज द मदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स जो है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स की मां है, इससे सब जगहों पर ये यूज हो रहा है। आप देखें ग्लूकोज फॉर्मेशन में, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो जिस ये साइटोप्लाज्म में मुसलसल इसकी कमी होती रहेगी। तो एक प्रिंसिपल है ली शार्टलियर प्रिंसिपल, जिसमें ये 96% कहते हैं कि बॉडी में मौजूद है और ये 4% इतनी कमी हो जाती है। तो एक एंजाइम है TPI ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज, ये मुसलसल इसको पीगैल बनाता रहता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो DAP बना है वो भी अल्टीमेटली ली शार्टलियर प्रिंसिपल के मुताबिक इसको ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज इसको पीगैल बना देगा, क्योंकि इक्वेशन के जो जहां पर कन्वर्जन होती है वहां पर जिस साइड पर कंसंट्रेशन मुसलसल कम हो रही है वहां पर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। तो यूं अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये चीज जो है 2 पीगैल बन जाएंगे। आइंदा हम DAP का नाम नहीं लेंगे बल्कि 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी 3 फास्फेट, पागल कुछ भी कर सकता है, मदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फेज। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव फेज की जाने। तो ऑक्सीडेटिव फेज जो है ये बेसिकली आप यूं समझें कि इसमें आपके पास 2 NADH और 4 ATP बनने हैं। तो ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से लेकर पायरुवेट तक के 5 रिएक्शंस हैं। ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से लेकर पायरुवेट तक के 5 रिएक्शंस हैं। तो एक ग्लूकोज से 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बने हैं। तो ये यूं फर्ज कर लें कि हर एक 2 टाइम्स है, यानी ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, क्योंकि ये एक ग्लूकोज से 2 पीगैल या G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनते हैं। पहले स्टेप में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या G3P जिसका फार्मूला है C3H7O6P, और स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। तो ये एंजाइम है G3P डिहाइड्रोजनेज, ये इसके अंदर 2 फास्फेट मिलाकर इससे 2 हाइड्रोजन NADH को दे देता है, NAD को दे देता है। तो NAD प्लस जो है वो NADH बन जाता है, और ये खुद जब 2 फास्फेट इसमें ऐड हो जाते हैं और इससे हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट बन जाता है। अब ये 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट के साथ 2 फास्फेट हैं, ये C3H8O10P2 है। इसको जो है P से एक निकालना है, तो ADP की जो है ये ATP बन जाएगा, और इस दौरान एक एंजाइम है फास्फोग्लिसरोकाइनेज, ये फास्फोग्लिसरोकाइनेज ATP बना देगा और इसकी कन्वर्जन करा देगा इसमें जनाब, ये 3 फास्फोग्लिसरेट हो जाएगा। अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है ये C3H7O7P है, इसका स्ट्रक्चर ये है, और
ग्लिसरोम्यूटेज इसकी म्यूटेशन कराकर थर्ड से फास्फेट उठाकर सेकंड पे लगा देगा, थर्ड से फास्फेट उठाकर सेकंड पे लगा देगा और यूं 2-फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। जब 2-फास्फोग्लिसरेट फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की मौजूदगी में बन जाता है, फार्मूला वही है दोनों का C3H7O7P और स्ट्रक्चर ये है, तो ये अब इनोलेज एंजाइम आएगा, इससे वाटर निकालेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इसके अंदर ईन डबल बॉन्ड, तो इनोलेज बन जाएगा, तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये C3H5O6P है, तो ये इनोलेज की मदद से बन जाता है। अब फिफ्थ स्टेप में, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आप यूं समझ लें कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 6 हो गया और ये 7, ये स्टेप 7 है, ये स्टेप 8 है और ये स्टेप 9 है और ये स्टेप 9 है, ये ठीक है ना, ये वाला, और ये स्टेप 10 है। तो भाई ये 10 स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो जाता है और फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसे पायरुवेट काइनेज की मौजूदगी में ये पायरुवेट C3H4O3 बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये है। तो अब ये इसके जो पूरे एटीपी बन रहे हैं, आप टेबल देख रहे हैं विदाउट मॉलिक्यूल्स के कैसे एक C6 जो है वो C3 यानी पायरुवेट बनता है और इस दौरान 2 एटीपी का खर्चा हो जाता है। पहला स्टेप जब प्रिपरेटरी फेज में जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना था, दूसरा स्टेप जब ग्लूकोज 6 को ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाना था, तो ये प्रिपरेटरी में खर्चा हुआ। फिर इसमें हर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए 2 NADH बने। कब बने? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट G3P बना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, तो इस दौरान हर एक से एक NADH बना और 2 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये फास्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहलाती है, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो यहां पर 4 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है, 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 चूंकि प्रिपरेटरी को वापस करने होंगे तो नेट हमारे पास 2 हैं, ग्रास 4 है। तो ये 4 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इधर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP, एक इधर हो रहा है और एक इधर। तो अगर एक फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 हो रहे हैं तो ये तो 2 टाइम्स हो रहे हैं, बता चुके हैं। तो 2 टाइम्स से 2/2 = 4, तो ये 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 पायरुवेट भी बन जाएंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट, 2 ATP और 2 NADH खालिसतन मिलते हैं। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले। थैंक यू।